हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ये कोई पर्टिकुलर किसी क्लास का टॉपिक नहीं है, ये एक जनरल टॉपिक है और इसमें जितनी भी फॉर्म्स यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, करीब 10 इंपॉर्टेंट जो कन्वर्जन्स हैं एनर्जी के, उनको यहाँ पर मैंने मैंशन किया हुआ है और उनके एग्जाम्पल्स आप नोटिस कीजिएगा। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो ये वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप इसको बिना स्किप करके देखिएगा तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। देखिए, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से पहले हमें एक छोटी सी बात क्लियर होनी चाहिए, बल्कि हम सब छोटी क्लासेस से उसको सुनते भी आ रहे हैं, और वो क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो छोटी क्लासेस में हमें इशारा दे दिया गया था कि भाई एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती है, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती है, उसको टर्मिनेट करना पॉसिबल ही नहीं है और ना ही आप उसको क्रिएट कर सकते। ये क्या होता है? एक साइक्लिक सिस्टम होता है, एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, दूसरी फॉर्म किसी और फॉर्म में चेंज होती है और इसी तरीके से चलता रहता है। बल्कि आपने सुना भी होगा कि सिस्टम से एनर्जी निकलती है, सराउंडिंग में जाती है, सराउंडिंग से सिस्टम में आती है। टोटल जो यूनिवर्स की एनर्जी है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन का ये रूल तो हम सब ने पहले से ही सुना हुआ है, लेकिन आज की वीडियो में जो हमारा टारगेट है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म जो हम बोलते हैं ना, तो ये फॉर्म कौन सी हो सकती हैं, ये रूप कौन से हैं एनर्जी के जिसको हम एक से दूसरे रूप में चेंज कर पा रहे हैं, और उसके एग्जाम्पल क्या है, क्या एप्लीकेशन है जिसको हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। साइंस हमेशा आपको एक ऐसा कंफर्ट प्रोवाइड करती है जिससे कि आपकी लाइफ, ह्यूमन की लाइफ काफ़ी बेटर हो सके, ठीक है। और डेली लाइफ में हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं ना, इन सभी में साइंस का कोई ना कोई प्रिंसिपल ज़रूर अप्लाई होता है। और आज की वीडियो में आपको ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं, ठीक है। अब नंबर फर्स्ट, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है? हालांकि एनर्जीज जो कुछ इंपॉर्टेंट एनर्जी हैं उनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में आपको समझाया भी था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इस पर वीडियो बनाई गई थी लास्ट। तो नंबर फर्स्ट में मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है? टर्बाइन। इलेक्ट्रिसिटी को लेकर बहुत ज़्यादा आपने टॉपिक सुने होंगे कि भाई इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, या हवा के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, कूड़े कचरे से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की कोशिश की जाती है, आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना, डैम के ज़रिए आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं और भी बहुत सारे तरीके ढूंढे जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के। इसका कारण क्या है, सोचा है आपने? इसका एक बेसिक सा कारण है कि भाई जो अभी तक हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं ना, कोल, पेट्रोलियम, है ना, फॉसिल फ्यूल का हम बेसिकली यूज़ करते हैं, तो काफ़ी लिमिटेड हो चुके हैं, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, जिसकी वजह से जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है और जो आपका फॉसिल फ्यूल का डेटा है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो गया, काफ़ी घट चुका है। और अगर हम इसी स्पीड से फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते रहे, कोल, पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोल, डीजल वगैरह ये सभी चीज़ें, तो आगे आने वाले समय में ये फॉसिल फ्यूल फुल्ली टर्मिनेट हो जाएंगी और इनको वापस से जनरेट होने में बहुत लंबा समय लगता है, ठीक है। इसलिए हम इसको फॉसिल फ्यूल को किस लिस्ट में रखते हैं? नॉन रिन्यूएबल की लिस्ट में। तो इसीलिए साइंस ने सोचा कि भाई हम इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ावा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, और मैक्सिमम चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड होंगी, तो फिर फॉसिल फ्यूल पर जो लोड है वो काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। अब आप नोटिस कर पा रहे होंगे यहाँ पर भी बहुत सारी जो फॉर्म्स है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही इन्वॉल्वमेंट दिया हुआ है ना। अब फर्स्ट वाले टॉपिक में भी यही चीज आ रही है। एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा है? टरबाइन। तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, और एग्जाम्पल क्या है? ऐसा कौन सा केस है जिसमें ऐसा होता हुआ आप देख सकते हो? वो है टरबाइन। आप एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि टिहरी डैम, पानी को स्टोर किया जाता है डैम में, है ना, पोटेंशियल एनर्जी। अब पानी को जब हम स्टोर कर लेते हैं तो एक सर्टेन टाइमिंग के हिसाब से चैनल्स जो उसको कंट्रोल करते हैं उसके स्टोरेज को, तो उसको ओपन करते हैं और वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। अच्छी खासी स्पीड से पानी जो है फॉल डाउन होता है, किस पर? टरबाइंस पर।
अब ये टर्बाइन्स घूमने लगते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। अब ये मैकेनिकल एनर्जी किस में चेंज होती है? टर्बाइन के जरिए क्या फायदा होने वाला है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने वाली है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली है। ठीक है, तो ये आपके पास एक एग्जांपल था टर्बाइन। टर्बाइन के जरिए आप मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर पाते हैं। ठीक, तो ये एनर्जी का कन्वर्जन था, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन था। बहुत सारी जगह आपने टर्बाइन के बारे में सुना होगा, वेव एनर्जी, सी वेव्स, है ना, ओशन थर्मल एनर्जी, वहां पर भी टर्बाइन का यूज किया जाता है। तो मेन चीज, जहां पर भी आप टर्बाइन यूज कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पर मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। क्लियर? नंबर सेकंड, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। इस चीज का हमें कोई एक एग्जांपल सोचना होगा, है ना। हालांकि यहां पर एग्जांपल एक पहले ही लिखा हुआ है मैंने, वॉशिंग मशीन। ठीक, वॉशिंग मशीन में आप सब यूज करते ही हैं, है ना। बहुत ज्यादा, मतलब घर के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज है वॉशिंग मशीन, क्योंकि कपड़ों की जो धुलाई होती है ना, वो मैनुअल सिस्टम तो आपको पता है जो पहले होता था, है ना, कि भाई नदी वदी किनारे पत्थर वत्थर होता था और उसको ऐसे टर्न करके, हालांकि कपड़े नए नए खरीदने का मौका मिलता था। खैर चलिए वो चीज़ छोड़िए। तो वॉशिंग मशीन में क्या होता है? इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है, करंट आ रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब उसके बेस पे क्या होता है? जो रोटर है वो अपनी रोटेशन दिखाता है ना। तो ये हमारे पास क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर? बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बल्कि इसमें कंफ्यूजन भी होता है कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है ना। वॉशिंग मशीन में तो बात ठीक है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, करंट आ रहा है, उसके बेसिस पर क्या होता है, उसका जो रोटर होता है ना वॉशिंग मशीन का, वो घूमने लगता है। या मिक्सर ले सकते हैं, जूसर मिक्सर, ठीक, बहुत ज़्यादा आप यूज़ भी करते होंगे उसका। तो जूसर मिक्सर में भी यही कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है और जो रोटर है अपना एक फिक्स आरपीएम वगैरह होता है, अलग अलग वो मशीन की कैपेसिटी जो होती है रोटर की, उसके हिसाब से होता है। ठीक है। या सेंट्रीफ्यूगेटर एक डिवाइस जो लैब्स वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, टेस्टिंग लैब वाले भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है और डिफरेंट आरपीएम पर हम मटेरियल का सेटल डाउन जो है उसके आधार पर चीज़ों को सेपरेट करते हैं। सेपरेशन टेक्निक में काम आता है सेंट्रीफ्यूगेटर, एक इंस्ट्रूमेंट, प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो वहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रही है कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। लेकिन एक कंफ्यूजन वाला केस देखिए, जैसे मैंने यहां पे एक ब्लोअर लिया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऑन कर देता हूं, ठीक, है ना, तो देखिए हवा आ रही है सर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या मैंने कन्वर्ट किया विंड एनर्जी में? भाई हवा आ रही है, बेसिक सी बात है, विंड एनर्जी है, पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को विंड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया। यहां पर भी सेकंड जो पॉइंट डाला हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि ब्लेड्स एज अ रोटर रोटेशन दिखा रहा है, तो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में चेंज कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई इलेक्ट्रिकल को हमने किसमें चेंज कर दिया? विंड एनर्जी में। क्लियर? इसी तरीके से आप विंडमिल जनरेटर का भी जिक्र कर सकते हैं, उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। भाई हवा आ रही है, पवन चक्की वगैरह बोलते हैं उसको, विंडमिल जनरेटर को, तो हवा का एक फ्लो आता है, उस फ्लो के बेसिस पे क्या होता है, जो रोटर है ना, जो ब्लेड्स होते हैं, वो ब्लेड्स एक अच्छी खासी रोटेशन दिखाते हैं और उसके बेसिस पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां पर जनरेट होती है। लेकिन ये विंड एनर्जी का हम यूज कर रहे हैं, तो अगर हम यहां पर कोई ऐसा हेडिंग डालते, ऐसा कोई पॉइंट बनाते, विंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उस केस में आप विंडमिल जनरेटर एग्जांपल में ले सकते थे। क्लियर? तो विंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाले केस में आप विंडमिल जनरेटर का यूज कर सकते हैं। यहां सेकंड पॉइंट में आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड पॉइंट में आपको समझाया जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है और मैकेनिकल एनर्जी वहां पर बन पा रही है, तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म को आपने मैकेनिकल फॉर्म में चेंज कर दिया। एग्जाम्पल में वॉशिंग मशीन, जूसर मिक्सर या ब्लोअर वगैरह, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, तो ये सब चीजें। ठीक है। नेक्स्ट नंबर थर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टोस्टर का आप यूज करते हैं ना, जैसे नाश्ते में सैंडविच वगैरह ये सब चीजें, है ना, तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी आती है, करंट आता है, करंट आने के बेस पे हीट जनरेट होती है ना। भाई टोस्टर का मकसद क्या है? जो आप ब्रेड के बीच में जो भी आप मटेरियल लगा रहे हैं, है ना, उसको आपने फिल किया और टोस्टर में उसको
एक हीट प्रोवाइड की, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने हीट एनर्जी में चेंज किया और उस हीट का हमने यूज किया ब्रेड को टोस्ट करने में। तो टोस्टर एक बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज करने का, ठीक है। अब इसमें आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि गीजर होता है, सर्दियां चल रही हैं ना, ठंडे पानी में नहाना। हालांकि साइंस के हिसाब से ये होता है कि आपको नॉर्मल टेम्परेचर का ही यूज़ करना चाहिए। अगर आप वार्म वाटर का यूज़ करते भी है ना, तो वो लुक वार्म होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए पानी। ज़्यादा गर्म पानी अगर आप यूज़ करेंगे तो स्किन ड्राई हो जाती है, प्रॉब्लम बढ़ सकती है अगर आप ज़्यादा तेज़ गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए, ठीक है। चलिए खैर वो तो एक अलग बात है, पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम हीट एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। इसके केस में आप टोस्टर ले सकते हैं या गीज़र, ये भी एग्जाम्पल आ सकता है। रूम हीटर होता है, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, करंट आ रहा है, करंट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप किस में चेंज कर रहे हैं, हीट एनर्जी में, ठीक है। पूरे रूम को गर्म करने के लिए आपने ब्लोअर का यूज किया है ना, रूम हीटर वगैरह का यूज किया। तो ये बहुत सारी आप नोटिस कीजिए, जितने भी एग्जांपल्स आ रहे हैं सब डेली लाइफ के ही एग्जांपल हैं। आपके आसपास फुल्ली साइंस घूमती है ना, सारे टॉपिक्स आप सर्च कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा है आपके नियर बाय, आप किस चीज को नोटिस कर रहे हैं और उसमें साइंस का कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है ना, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और उस पर कोशिश की जाएगी एक सेपरेट वीडियो बनाने की, ठीक है, जल्द से जल्द। नेक्स्ट नंबर 4, इलेक्ट्रिकल टू लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल टू लाइट एनर्जी, आप एक बात सोचिए, जैसे CFL का हम यूज करते हैं है ना, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, या लाइट एमिटिंग डायोड, आप LED का यूज कर रहे हैं। तो ये जितने भी इस तरह की चीजें हैं, लाइट सोर्स है ना, तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, करंट आता है, और करंट के बेस पे क्या होता है, लाइट जनरेट होती है, ठीक है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपने लाइट एनर्जी में चेंज किया। और एग्जांपल में बल्ब, CFL, LED, कुछ भी आप लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। LED बल्ब, LED टीवी नहीं, ठीक है, वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 5, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। जितनी भी पार्टीज होती हैं, कोई भी फंक्शन होता है, आप घर में भी जो लाउड स्पीकर का यूज करते हैं ना, जो भी आप अपना वूफर सिस्टम वगैरह या जो भी आप म्यूजिक को प्ले करने के लिए, उसको एम्पलीफाई करने के लिए साउंड को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी डिवाइस, तो उन सभी में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है किसमें, साउंड एनर्जी में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है, साउंड एनर्जी में। और इस केस में आप लाउड स्पीकर या इस तरह के जितने भी डिवाइसेस हैं उनका आप जिक्र कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट नंबर 6, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। देखिए घर में बहुत सारी चीजें होती हैं और सभी चीज जरूरी है, सबका अपने अपने एक एडवांटेज होता है ना। इसी तरह से एक इन्वर्टर भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, जिसमें आप किस एनर्जी फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज होते हुए देख सकते हो, और वो कौन सा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। इन्वर्टर के साथ बैटरी जुड़ी होती है, ठीक है। जिस समय लाइट आ रही होती है ना, लाइट आप नॉर्मल यूज कर रहे हैं, तो उस समय इन्वर्टर तक सप्लाई जाती है, और इन्वर्टर क्या करता है, जो लाइट आ रही थी ना उसको थोड़ा सा बचाकर स्टोर करा देता है बैटरी में, ठीक है। तो लाइट को आपने करंट को लिया और बैटरी तक पहुंचा दिया। आप ये काम हाथ से नहीं कर सकते कि थोड़ा सा करंट लिया और चलो भाई बैटरी के अंदर भर देते हैं इसको, कि जब लाइट नहीं होगी तब हम इस वाले करंट का इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसके लिए आपको इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है ना। AC को DC में चेंज करता है। ये थोड़ा अलग टेक्निकल टर्म्स हो गई, अदरवाइज सिंपल आप समझिए कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया, बैटरी के अंदर चार्ज स्टोर हो गया है, एक तरह से रिजर्व हो गया है, ठीक। अब होगा क्या, जिस समय लाइट नहीं होगी है ना, गवर्नमेंट सप्लाई जो होती है वो अगर ब्रेकडाउन चल रहा है वहां पर, तो ऐसी स्थिति में उस केमिकल एनर्जी को वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाएगा उसी इन्वर्टर के जरिए, क्लियर। इलेक्ट्रिकल को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है इन्वर्टर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। ध्यान से समझेंगे आप तो सारे टॉपिक, सारी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी में बेस्ट एग्जांपल है हमारा इन्वर्टर। नेक्स्ट नंबर 7, लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल के बारे में आपने सुना होगा,
ये कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है और बल्कि बाहर की लोकेशंस में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इंडिया में भी काफ़ी यूज़ होने लगा है। सोलर सेल को अरेंज किया जाता है ना, एक फिक्स्ड मैनर में, और कनेक्शन किया जाता है सिल्वर वायर के ज़रिए, क्योंकि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है, रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत कम होती है ना, ठीक है, सिल्वर की, तो इसलिए सिल्वर वायर का वहाँ पे यूज़ किया जाता है बल्कि। और तो एक पैनल जनरेट होता है जिसको हम सोलर पैनल कहते हैं। ये जो सोलर पैनल है ना, इसका काम क्या होता है, सोलर एनर्जी, सन से जो रेडिएशन आते हैं ना, इसको सोलर रेडिएशन कहते हैं, तो वो सोलर रेडिएशन को कन्वर्ट कर देता है सोलर पैनल, किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इसकी परसेंटेज डे बाय डे बढ़ती जा रही है। पहले बहुत सेलेक्टेड लोकेशन पर ही देखने को मिलता था, लेकिन अब आपको बहुत आसानी से, और मे बी आप सब भी यूज़ करते होंगे, आप में से काफ़ी व्यक्ति भी यूज़ करते होंगे सोलर पैनल का, है ना। तो जो क्या करता है, सोलर एनर्जी को, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। क्लियर? तो ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सोलर सेल, या आप सोलर पैनल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 8, लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। इसके लिए एग्जांपल देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा टॉपिक है जो स्टार्टिंग क्लासेस से चल रहा है, 4th 5th से स्टार्ट हो जाता है और चलता रहता है, धीरे धीरे पूरे चैप्टर में ही कन्वर्ट हो जाता है ना, 11th के आसपास। तो फोटोसिंथेसिस एक वो मैकेनिज्म है, एक वो प्रोसेस होता है जो प्लांट्स में चलता है। प्लांट्स में स्पेशली जो ग्रीनिश पार्ट होता है जिसमें मेसोफिल सेल पाई जाती है, मेसोफिल सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेली होती हैं, उनमें से एक ऑर्गेनेली जिसको हम क्या बोलते हैं उसको, क्लोरोप्लास्ट, जो एक तरह का प्लास्टिड है। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रैनम, सिंगल स्टैक्स जो होता है उसको हम ग्रैनम कहते हैं। उस ग्रैनम के अंदर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन होती है, और थाइलेकोइड के अंदर पाया जाता है केमिकल जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है, तो सोलर एनर्जी को कैप्चर कर लेता है ये, ठीक है, और कैप्चर करने के बाद वहां पर एक सब्सटेंस जनरेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इस प्रोसेस में बाकी रॉ मटेरियल की भी नीड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, वाटर मॉलिक्यूल की नीड होती है, ठीक है, और बाकी सनलाइट तो सराउंडिंग से आ ही रही है, ठीक है, और क्लोरोफिल पहले से ही लीफ में प्रेजेंट होता है। तो याद रखिएगा, लाइट एनर्जी को हमने केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया है, और एग्जाम्पल क्या है हमारा, फोटोसिंथेसिस। ठीक, तो लाइट एनर्जी को कैप्चर कौन कर रहा है, जो प्लांट के अंदर सब्सटेंस जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, और इस तरीके से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में ही फूड तैयार होता है। फूड मतलब एज अ ग्लूकोज पार्ट जिसको लिया गया। नेक्स्ट नंबर 9, न्यूक्लियर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर प्लांट, बल्कि इसमें आप पूरा नाम डाल सकते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी को आप चेंज कर रहे हैं, किस में चेंज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पर ये किस तरीके से हो पाता है, देखिए आप कोई एग्जांपल ले लीजिए। वैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट काफ़ी जगह पर है, तारापुर में, कलपक्कम में, नरोरा वगैरह में काफ़ी सारे लोकेशंस हैं। ये थोड़ा सेपरेट एरिया होता है ना, क्योंकि थोड़ा रेडिएशन का रिस्क फैक्टर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा सेपरेट किया जाता है। इस पावर प्लांट को लगाने के लिए लोकेशन जो है थोड़ा सेपरेट रखनी होती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर किस तरीके से, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है ना, जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यूरेनियम 235 मास नंबर, 92 इसका एटॉमिक नंबर। ये जो यूरेनियम है, इसकी हम बम्बार्डिंग कराते हैं न्यूट्रॉन से। जब सिंगल न्यूट्रॉन जाकर उसको हिट करता है यूरेनियम को, तो हिट करने के बाद क्या होता है, वो हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स हो जाता है, फिशन प्रोसेस बोलते हैं इसको। फिशन मतलब टूटना। तो हैवी न्यूक्लियस सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है, क्रिप्टन, बेरियम, ठीक है, 3 न्यूट्रॉन बनते हैं, साथ में ट्रमेंडस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वही ट्रमेंडस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर एनर्जी को आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दिया एक प्रोसेस के जरिए, है ना। पर कहां पर हो रहा है ये, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो ये इसकी एक एप्लीकेशन। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। वैसे तो न्यूक्लियर एनर्जी थी, पर उसको आपने एक प्रोसेस के जरिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बहुत ज्यादा नीड है ना। 90% से भी ज्यादा जो वर्क है ह्यूमन का, जो डेली लाइफ पैटर्न है, वो इलेक्ट्रिसिटी पर ही बेस्ड होता है। ठीक, नेक्स्ट लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत सारे एनर्जी के, लेकिन उनमें से जो मेन है वो हमने यहां पे कलेक्ट किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आता है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये घर में ही होता है, बल्कि इसका एग्जांपल जैसे यहां पर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक सेल, वॉल क्लॉक में या
टीवी के रिमोट्स वगैरह में आपने देखा होगा सेल लगा होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल में क्या होगा, स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, उस पर एक कैप लगी होती है, मेटल कैप, और एक बॉटम पार्ट होता है, फ्लैट होता है वो, और कैप वाला जो थोड़ा सा उभार वाला होता है, ठीक है, बल्कि उसी को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव पार्ट। वहाँ पे मेंशन भी होता है, ऐसे प्लस का साइन बना रहता है। तो अब उस इलेक्ट्रिक सेल में क्या चल रहा है, केमिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखिए जैसे टीवी का रिमोट है, रिमोट ठीक है, काम नहीं कर रहा है, क्यों, सेल नहीं है उसमें। तो जब आप उसमें सेल लगाते हैं ना, तो उसका जो केमिकल्स होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। आपने सुना भी होगा, बल्कि नोटिस किया होगा कि कुछ समय बाद रिमोट काम नहीं कर पा रहा है, आप टीवी चलाना चाह रहे हैं और नहीं चल पा रहा है, क्यों, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि भाई सेल खत्म हो गया है। तो जो केमिकल था ना, जो उसकी एनर्जी वैल्यू थी वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं उसको कि भाई केमिकल एनर्जी अब इलेक्ट्रिकल में चेंज नहीं हो पा रही है, हमें फिर एक नया सेल परचेज करना होता है। ये चार्जेबल है तो फिर उसको चार्ज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक सेल इसमें एक एग्जांपल है। क्लियर। तो आज की वीडियो में हमने 10 इंपॉर्टेंट जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन थे उनका डिस्कस किया, ठीक है। सभी के अलग अलग एग्जांपल लिए, इंपॉर्टेंट 10 एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस क्या थे, या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि भाई एनर्जी के एक रूप को आप दूसरे रूप में चेंज कर रहे हैं, है ना। खत्म नहीं होने वाली एनर्जी, लेकिन एक रूप को आप दूसरे रूप में चेंज कर रहे हैं। अब वो क्या क्या है ट्रांसफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल टू हीट, इलेक्ट्रिकल टू लाइट, इलेक्ट्रिकल टू साउंड, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सभी के हमने अलग अलग एग्जांपल्स लिए और कोशिश की कि वो सभी डेली लाइफ में आप सबने नोटिस किए हो, या फिर भी अगर आपको कोई एग्जांपल ऐसा मिलता है कि भाई यहाँ पर कौन सी वाला एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, जल्द से जल्द उसका रिप्लाई किया जाएगा। और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भी वीडियोज़ आपके काफ़ी काम आ रही हैं, आपकी नॉलेज को बढ़ावा दे रही हैं, आपके सिलेबस को कवर करने में आपकी हेल्प कर रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए वीडियो को, उसके एक्चुअल लोकेशन तक, एक्चुअल टारगेट तक पहुंचाने में मदद कीजिए। थैंक्स। मिलते हैं साइंस के एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।